हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैं एक बात बताऊं कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट या क्या किया जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो जिन जिन स्टेप्स को फॉलो हम एक्सपेरिमेंट या टेस्ट को कंडक्ट करने में करते हैं, एज इट इज वैसे ही हम रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टॉपिक चूज करते हैं, एक अपना फील्ड ऑफ स्टडी तय करते हैं कि हमें किस फील्ड में स्टडी करना है, और फिर उस फील्ड ऑफ स्टडी से हम एक टॉपिक चूज करते हैं कि ये हमारा टॉपिक होगा और इसी टॉपिक पे हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है। टॉपिक को जब हम चूज कर लिए तो वही हमारा क्या होता है, मेन क्या होता है, वही हमारा मेन टाइटल होता है। क्या होता है, मेन टाइटल होता है। और मेन टाइटल को हमेशा हम टॉप पर लिखते हैं। अब जो टॉपिक हमने चूज किया उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हेडिंग आती है उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी परिचय। क्या कहते हैं उसको, हम उसे परिचय कराते हैं कि जो टॉपिक चूज किया वो क्या है, कैसा है, उस फील्ड में कौन कौन सी रिसर्चेज हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉपिक आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्पेन ऑफ अटेंशन, यानी अवधान विस्तार का मापन। अब उसके बारे में आप ब्रीफ में लिखेंगे कि ये अवधान का विस्तार क्या होता है। तो आपको मैं बताऊं कि एक बहुत ही शार्ट प्रेजेंटेशन के दौरान जितने ऑब्जेक्ट्स या स्टिमुलस पर आप ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उस इस ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को, फोकस करने की जो मेंटल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही स्पैन ऑफ अटेंशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से भी आप चाहें तो इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप दिखाएंगे कि व्हाट इज स्पैन ऑफ अटेंशन और इस फील्ड में कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि किस ऑपरेटर्स के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेचिस्टोस्कोप होता है उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है, टेचिस्टोस्कोप के थ्रू स्पैन ऑफ अटेंशन को मेजर किया जाता है। ठीक। और टेचिस्टोस्कोप के थ्रू मेजर किया जाता है। तो इसके कितने टाइप है, इसके जो टेचिस्टोस्कोप होता है इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं रोटेट टॉल टेचिस्टोस्कोप, और सेकंड जो आता है उसको कहा जाता है रोटेटरी टेचिस्टोस्कोप। उसके बाद जो थर्ड है वो पेंडुलम टेचिस्टोस्कोप के नाम से जाना जाता है, एंड फोर्थ जो है कैमरा टेचिस्टोस्कोप। ठीक है। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही मतलब ठीक ठाक वे में लिखना चाहते हैं, यानी उसको थोड़ा लेंथी करना चाहते हैं, तो आप टाइप्स ऑफ अटेंशन को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ अटेंशन में एनालिटिक अटेंशन, हैबिचुअल अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन, वॉलेंट्री अटेंशन। ठीक है। यानी ये कि अटेंशन की कितनी टाइप्स होती हैं इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन, हमारी जो अटेंशन होती है, अटेंशनल प्रोसेस होती है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि तो इस फैक्टर्स को हम दो भागों में या दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसका कैटेगराइजेशन दो लेवल पे किया गया, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, दूसरा इंटरनल फैक्टर्स होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो के तहत वो फैक्टर्स आते हैं जो कि स्टिमुलस से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आप देख, जो स्टिमुलस यानी जो उद्दीपक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स में इसको एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्पेन ऑफ अटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि स्टिमुलस, क्या, स्टिमुलस रिलेटेड। ठीक है। स्टिमुलस रिलेटेड। ठीक। इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, इन्वायरमेंटल। ठीक।
तो इसमें जो है नेचर ऑफ स्टिमुलस आ जाएगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस आ जाएगा, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस है, कंट्रास्ट ऑफ स्टिमुलस है, चेंज ऑफ स्टिमुलस है, आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस है, इसी तरह से ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस है आपके। इसके बाद रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस है, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस है। तो ये क्या है, ये स्टिमुलस से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अटेंशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें है जो इंटरनल फैक्टर्स को मैं आपको बताऊं, इसको पर्सन रिलेटेड फैक्टर्स भी कहा जाता है। जैसे इसमें आपको बताऊं कि वो सारे पर्सनल करेज, जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्टिव, इसको क्या कहा जाता है, इसको सब्जेक्टिव फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इसको पर्सनल फैक्टर्स के नाम से भी, क्या, पर्सनल फैक्टर्स, ठीक, किस नाम से, पर्सनल फैक्टर्स के नाम। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये पर्सन की अपनी जो पर्सनल क्या होती है, जो पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उससे रिलेटेड होती, ठीक है। जैसे पर्सन का अपना जो इंटरेस्ट होता है, किससे होता है, जो पर्सन का ये इंटरेस्ट है, उसकी जो बेसिक ड्राइव्स है, जैसे इसको ड्राइव्स को ऐसे भी कहें, जो उसके मोटिव्स होते हैं, ठीक है, जो उसके मोटिव्स होते हैं, जो उसका मेंटल सेट है, उसके एम क्या है, यानी उसके गोल क्या है, तमाम चीजें। और गोल के अलावा उसके जो इमोशंस हैं, उसका टेम्परामेंट है, यानी डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट है, और कह सकते हैं सोशल मोटिव उसके क्या हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि उसके अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर अगर आप चाहें तो इतना इंट्रोडक्शन के तहत लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद की जो हेडिंग होती है, उसको कहा जाता है प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ठीक है, यानी समस्या या प्रयोग का क्या उद्देश्य रहा है, आपने किस मकसद के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कंपेरेटिव स्टडी, क्या है, एक कंपेरेटिव स्टडी of the attention span between meaningful and non-meaningful words of a student। छात्र और छात्राओं के, अगर आप जैसे अगर आपने किसी मेल या फीमेल पे किए तो उसके अकॉर्डिंग आप छात्र और छात्रा करेंगे कि एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द अटेंशन स्पैन बिटवीन मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ अ स्टूडेंट। छात्र और छात्राओं के सार्थक एवं असार्थक शब्दों के अवधान विस्तार का तुलनात्मक अध्ययन करना, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। प्रॉब्लम के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिकल्पना। परिकल्पना आपकी क्या होगी, परिकल्पना आपकी होगी कि परिकल्पना या इसको उपकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपकी परिकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस क्या होगी कि द स्पैन ऑफ, क्या कहा जा रहा था, स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी मोर, क्या, ये ध्यान से सुनिए, विल बी मोर, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, हायर भी लिख सकते हैं, विल बी हायर, विल बी हायर देन द span of attention of non-meaningful words। सार्थक शब्दों के अवधान विस्तार की अपेक्षाकृत असार्थक शब्दों का अवधान विस्तार कम होगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि असार्थक शब्दों के अवधान विस्तार की अपेक्षाकृत सार्थक शब्दों का अवधान विस्तार अधिक होगा। यानी आप दोनों तरह से अपने हाइपोथेसिस को हिंदी में लिख सकते हैं। हाइपोथेसिस जब बना लेंगे तो उसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड की हेडिंग मैंने शामिल नहीं किया है, जो की सेंटर में लिखते हैं। अब मेथड में आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
मेथड की हेडिंग आप सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। और मेथड में आप पूरा दिखाएंगे कि कौन कौन से, सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन। क्या होगा? सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि आपने किस सब्जेक्ट पर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा, आपको ये एक ही सब्जेक्ट को आपने चूज किया, यानी इस जिस पे भी आपने किया है उसका नेम, एज, क्लास, तमाम चीजें आप लिखेंगे। यानी मेथड जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट में आपने तैयार किया, ठीक सेम वही चीजें यहाँ पे भी होंगी। यहाँ पे मैंने स्लाइड में शामिल नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सिलेक्शन। इसमें नेम, एज, क्लास और अदर इंफॉर्मेशन जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद का जो स्टेप आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद का, वो भी आप जानते हैं, यूज्ड टूल्स और मटेरियल्स। क्या होगा आपका? यूज्ड, क्या होगा यहाँ पे? यूज्ड टूल्स और मटेरियल्स, कि आपने, यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद की जो हेडिंग आएगी वो क्या होगी? सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद की हेडिंग होगी यूज्ड टूल्स आर मटेरियल्स। ये सब मैंने आपको बता रखा है पहले से। अब आपने क्या यूज किया इसके लिए, आप यहाँ पे दिखाएंगे 10 मीनिंगफुल मीनिंगफुल वर्ड लिस्ट, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ 10 मीनिंगफुल वर्ड्स। तो दूसरा, लिस्ट ऑफ 10 नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। यानी पहले लिस्ट ऑफ 10 मीनिंगफुल वर्ड्स, लिस्ट ऑफ 10 नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट आपका? रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यानी रिकॉल जो किया उसको तैयार कर, रिपोर्ट पेपर। नेक्स्ट आपका होगा स्टॉप वॉच। नेक्स्ट आपका क्या होगा? आपका पेन और पेंसिल। ये मतलब पहले सब कुछ डिस्कस किया जा चुका, ठीक है। तो ये हेडिंग जो होंगी हाइपोथेसिस लिखने के बाद, जो हम सेंटर में जो एक हेडिंग बनाते हैं मेथड की, मेथड की हेडिंग हमेशा सेंटर में होती है, ठीक। इसको, ये मेथड मेन हेडिंग होती है, और सब हेडिंग्स में सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन, फिर यूज्ड टूल्स और मटेरियल्स, और यूज्ड टूल्स और मटेरियल्स में आएगा आपका लिस्ट ऑफ 10 मीनिंगफुल वर्ड्स, लिस्ट ऑफ 10 नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, रिपोर्ट पेपर, स्टॉप वॉच, पेन और पेंसिल। इसको इस तरह से आपको लिख लेना जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा इंस्ट्रक्शन का। क्या आएगा? इंस्ट्रक्शन का। अब आप अपने सब्जेक्ट को किस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ पे ये चीज आपको बतानी है, ठीक। जैसे इसमें है गेट प्रिपेयर्ड व्हेन रेडी सिग्नल्स। क्या कहा? गेट प्रिपेयर्ड व्हेन रेडी सिग्नल इज गिवन, एज सून एज से यस, focus your attention on chord on which you will see some words. Whatever you see, you report it immediately.
यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कि वही जो तमाम चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं कि सबसे पहले मैंने अपने प्रयोज को प्रयोग कैसे किया था पिछले वाले में, कि सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपने परियोजी से मिली, उससे कुछ मिनट देने के लिए कहा। जब उसने सहमति प्रकट कर दी तब मैं उसे लैब में लेकर आई और फिर उसे लैब में लाने का कारण बताया और फिर उसे एक्सपेरिमेंट से या प्रयोग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस की। जैसे पिछला जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट आपने तैयार किया है प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट वाला, वहां से भी आप लिख सकते हैं जो फॉर्मल चीजें होती हैं, जो फॉर्मेलिटी हम करते हैं दिखाने के लिए, वो तमाम चीजें। ठीक है, उसके बाद आप आगे यहाँ से लिख सकते, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो गया तब हमने ये कहा कि मैं आपको यस का क्या करूंगा, यस का सिग्नल दूंगी। फिर जैसे मैं यस का सिग्नल दूंगी आपको क्या करना है, दिखाए जा रहे कार्ड, दिखाए जा रहे कार्ड पर पूरी तरह से ध्यान देना है। ठीक है, और कार्ड को दिखाने के बाद तुरंत से वापस ले लिया जाएगा और फिर आपको याद किए गए जो शब्द हैं उसको रिपोर्ट पेपर पे लिखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद का जो स्टेप आता है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का होता है। नहीं, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है किन किन प्रोसेसेस से होकर किन किन प्रोसीजर को आपने यहाँ पे फॉलो किया। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वही चीज है कि टू डिटरमिन द स्पैन ऑफ अटेंशन द सब्जेक्ट वाज आस्क्ड टू सिट इन एन आइसोलेटेड चैम्बर, ठीक है, and was shown chords with alphabets ranging from 2 to 11 through the manually। चूंकि आपने चीजें यहाँ पे क्या किया, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने कोई टच स्टोस्कोप का चूंकि यूज नहीं किया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमने कॉर्ड को मैनुअली क्या किया, प्रेजेंट किया। ठीक, the subject was instructed as you will be shown some cards with alphabets for a fraction of second. You have to speak out the number of alphabets seen। ठीक है, स्पेन ऑफ अटेंशन को निर्धारित करने, अवधान के विस्तार को निर्धारित करने के लिए सब्जेक्ट परियोजी को एक एकांकी चैम्बर में या रूम में, कमरे में बुलाया गया और उन्हें आराम पूर्वक बैठाने के बाद उनके सामने कुछ कार्ड्स को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और साथ ही उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि अभी आपको कुछ कार्ड्स दिखाए जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, यानी कुछ मिली सेकेंड में आपको कुछ कार्ड्स दिखाए जाएंगे। आपको इन कार्ड्स को ध्यान से देखना है और फिर कार्ड को हटा लेने के बाद आपको उसे रिपोर्ट पेपर पे लिखना है, उन शब्दों को लिखना है जो आपने कार्ड में देखे। ये उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ठीक है, बिफोर द एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या कहा जा रहा है कि बिफोर द एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू मेक द सब्जेक्ट फेमिलियर विद द सिस्टम, two demonstration trials were given to the subject. Each card was exposed to clear foveal vision for 1/10 second। ठीक है, तो इसमें ये भी कहा गया कि मतलब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट यानी वास्तविक प्रयोग शुरू करने से पहले सब्जेक्ट को उस सिस्टम के साथ या एक्सपेरिमेंट के साथ परिचित कराने के लिए कुछ रिहर्सल कराए गए ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक, जो नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप आता है, अब जब आपको
एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है आपके स्कोरिंग का, है ना। तो स्कोरिंग आप कैसे करेंगे? अब इसमें क्या किया था आपने, कि आप क्या करते हैं कि आप वन बाय वन तमाम कार्ड्स को दिखाते हैं। पहले आप मीनिंगफुल वर्ड लिस्ट को दिखाते हैं वन बाय वन, जो 10 वर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद आप जो नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स है उनको दिखाते हैं बारी बारी। और फिर उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट से रिकॉल करने के लिए कहते हैं, यानी एक शब्द दिखाते हैं, एक वर्ड दिखाते हैं, और फिर उसके बाद उसको रिकॉल करने के लिए कहते हैं। स्कोरिंग में आप यही दिखाएंगे कि आपके जो सब्जेक्ट है उसने कितने, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स जो उसमें कितने करेक्ट वर्ड को रिकॉल किया, नॉन मीनिंगफुल जो वर्ड है उसमें कितने करेक्ट वर्ड को रिकॉल किया। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं स्कोरिंग में कि जो सब्जेक्ट है कितने कितने वर्ड्स हैं आपके, 10 वर्ड्स हैं। और जो आपका सब्जेक्ट है सिंगल सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं जो मीनिंगफुल वर्ड है उसमें उसने कितना रिकॉल किया, उसने 9 वर्ड्स को सही रिकॉल किया है। जो नॉन मीनिंगफुल वर्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स को उसने करेक्ट। तो आपका जो करेक्ट रिकॉल रेट है वो 9 है, यानी मीनिंगफुल वर्ड का जो करेक्ट रिकॉल रेट है वो 9 है। और जो नॉन मीनिंगफुल वर्ड का जो रिकॉल रेट है वो क्या है, वो 4 है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा स्कोरिंग में क्या कहा जा रहा है कि स्कोरिंग आप कैसे करेंगे कि द परसेंटेज ऑफ द अटेंशन स्पैन, क्या कह रहा है कि the percentage of the attention span of the subject has been calculated on the basis of the following फार्मूला, यानी जो सब्जेक्ट है, जो प्रयोज्य के अवधान विस्तार का प्रतिशत नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर निकाला जाएगा। यानी प्रयोज्य के अवधान विस्तार का प्रतिशत की गणना नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर की जाएगी। और उसका जो प्रतिशत है ये है, जैसे नीचे पूरी लिस्ट में दी गई है, आप देख सकते हैं पूरा दिखाया गया मीनिंगफुल वर्ड्स में कितने रिकॉल किए गए और नॉन मीनिंगफुल। तो आपको करना क्या, अटेंशन स्पैन परसेंटेज इज इक्वल टू करेक्ट रिस्पॉन्स माइनस इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स इंटू 100 कर देंगे। इस तरह से आप मीनिंगफुल वर्ड का अलग निकाल लेंगे और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के रिकॉल रेट को अलग निकाल लेंगे, दोनों का अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, स्कोरिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपका क्या होगा, आफ्टर द स्कोरिंग द परसेंट स्कोर obtained by the subject can be observed in the result table given below। यानी गणना के पश्चात या अंकन के पश्चात प्रयोज्य के द्वारा प्राप्त जो प्रतिशत प्राप्तांक है उसे नीचे दिए गए परिणाम तालिका में अवलोकन किया जा सकता है। तो जैसा कि आप रिजल्ट टेबल जो दी हुई है उसमें देख रहे हैं, तो रिजल्ट टेबल जो है ये आपका है परिणाम तालिका, यानी जो क्या है आपकी परिणाम तालिका क्या है, अंकन के पश्चात अंकन के पश्चात प्रयोज्य के द्वारा प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक का अवलोकन नीचे दिए गए परिणाम तालिका में किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको हिंदी में अगर लिखना हो तो इसको आप लिखेंगे परिणाम तालिका। ठीक, परिणाम तालिका स्पैन अटेंशन परसेंट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी सार्थक शब्दों का जो अवधान विस्तार प्रतिशत है वो कितना है, कितना है 90% है, क्योंकि उसमें 9 करेक्ट था। स्पैन अटेंशन परसेंटेज ऑफ नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स कितना है 40। इसके बेसिस पे क्या, इस रिजल्ट के बेसिस पे क्या पता चलता है, आपने क्या हाइपोथेसिस बनाया था, हाइपोथेसिस आपने क्या बनाया था कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स के स्पॉन अटेंशन नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के स्पॉन अटेंशन से अधिक होगा। रिजल्ट टेबल को देख के ही पता चल जाता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो हमारी क्या हो, वेरीफाई हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट के बेसिस पे अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना है। ठीक, तो इसको आप यहाँ पे रिजल्ट टेबल में बनाएंगे और फिर उसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है हमारा डिस्कशन का, यानी जो आपका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे आप डिस्कशन करेंगे। ठीक,
डिस्कशन आपका होगा कि जिसको अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है विवेचन। क्या कहा जाता है? विवेचन। The result often shows that span of attention for meaningful words is more as compared to that of meaning of non-meaning. क्या कह रहा है? Non-meaningful words. ने जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ये देखा गया कि जो मीनिंगफुल वर्ड्स का अटेंशन स्पैन है वो अधिक है किसके कंपैरिजन में? नॉन मीनिंगफुल वर्ड के अटेंशन स्पैन के कंपैरिजन में। Thus, the span of attention for non-meaningful word is 3 to 4 words. On the basis of other experiment, it is confirmed that the span of attention for meaningful word is more as compared to non-meaningful word. So the hypothesis, the span of attention for meaningful word will be more than the attention span of non-meaningful word is verified on the basis of obtained result. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? अब अगर आप हिंदी में इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि परिणाम तालिका का अवलोकन करने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि सार्थक शब्दों का अवधान विस्तार असार्थक शब्दों के अवधान विस्तार की अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से जो असार्थक शब्दों का अवधान विस्तार है उसका प्रसार 3 से 4 शब्द ही हैं। दूसरे यानी अन्य प्रयोग के आधार पर भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि सार्थक शब्दों का अवधान विस्तार असार्थक शब्दों के अवधान विस्तार की अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस आधार पर यानी इस परिणाम के आधार पर हमारे द्वारा बनाई गई परिकल्पना कि सार्थक शब्दों का अवधान विस्तार असार्थक शब्दों के अवधान विस्तार की अपेक्षाकृत अधिक होगा क्या हो जाती है? सत्यापित हो जाती है। ठीक है, हिंदी में आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो है कंक्लूजन का। कंक्लूजन आपका क्या होगा? अब जो आपका रिजल्ट है उसकी जो डिस्कशन है उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द अटेंशन स्पैन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड इज मोर देन द नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के अवधान विस्तार की मात्रा असार्थक शब्दों के अवधान विस्तार से अधिक होती है। ये आपका थर्ड प्रैक्टिकल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।